तक हमने क्या किया है, ट्रांजिशन को पढ़ा है। ट्रांजिशन से हमने क्या सीखा, अपने एलिमेंट्स के ऊपर थोड़ी बहुत एनिमेशन क्रिएट करना सीखा। एंड ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम और ज्यादा अपने एलिमेंट्स को एनिमेटर कैसे बना सकते हैं उसको सीखने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम अपने एलिमेंट्स को रोटेट कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं किसी एक पॉइंट के अबाउट। हम उन्हें स्केल कर सकते हैं, यानी अगर मेरा एलिमेंट कुछ ऐसा है तो इसे चारों डायरेक्शन में स्केल करके बड़ा दिखा सकते हैं या फिर छोटा दिखा सकते हैं। स्क्यू कर सकते हैं, स्क्यू यानी टिल्टेड उसको एक तरीके से कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब उसे एक्स या वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के लिए रोटेट की। हम अगर लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म रोटेट, तो हमारा जो भी एलिमेंट होगा वो किसी एक एंगल पर रोटेट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने एक डिव को क्रिएट किया है जिसका सेंटर पॉइंट ये है। अगर मैं लिख देती हूँ रोटेट 45 डिग्रीज, अब रोटेशन में हमें यूजुअली एंगल बताना होता है। एंगल अगर आपने बेसिक मैथ अगर आपने पढ़ी हुई है तो यहाँ तक ये मेरा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये एक और 90 डिग्री, ये एक और 90 डिग्री, ये एक और 90 डिग्री। तो यूजुअली जो हम रोटेशन यूज कर रहे होंगे वो तो डिग्रीज की फॉर्म में यूज करेंगे। बाकी एंगल को मेजर करने के और भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं सीएसएस में। हम रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, हम चाहें तो टर्न्स में भी गिन सकते हैं। आप जाकर डॉक्यूमेंटेशन में और ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं, बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हमारा डिग्री रहेगा। अब डिग्री में अगर मैं 45 डिग्रीज रोटेट करना चाहती हूँ, 45 डिग्रीज कैसा दिखाई देता है, 45 डिग्रीज मेरे पास कुछ ऐसा दिखाई देता है। दिस एंगल, ये जो एंगल होता है ये मेरा 45 डिग्रीज का एंगल होता है। तो अगर मैं चाहती हूँ इतना इसके अबाउट रोटेट हो जाए तो मेरा डिव क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा और डिव कुछ इस तरीके से टेढ़ा सा मुझे दिखाई देने लग जाएगा। तो ये जो सेंटर है ये इस डायरेक्शन के अलॉन्ग आने लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, पहले जो मेरा डिव सीधा दिखाई देता था बॉक्स की डायरेक्शन में, अब वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देने लग जाएगा। सो दिस इज ट्रांसफॉर्म रोटेट। हम इसको करके भी देख सकते हैं। मैंने क्या किया है, index.html के अंदर ऑलरेडी एक सेक्शन एलिमेंट मैंने बनाया है, उसके अंदर मैंने 5 डिव्स को क्रिएट किया है जिनके ऊपर धीरे धीरे करके हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे होंगे। style.css में मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसको स्टाइल दिया है, सेक्शन को मार्जिन टॉप दे दिया है, डिव्स को मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज दे दी हैं। ये कलर्स मैंने कहाँ से सेट किए, वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया था कि पैलेट्स होते हैं ऑनलाइन, पैलेट्स बहुत सारे फ्री, तो वहीं से मैंने 3 कलर्स रैंडम कलर्स उठाए हैं। और हर सेकंड एलिमेंट को, यानी आई होप हमें याद हो nth ऑफ टाइप हम पढ़ चुके हैं, हर सेकंड आने वाले एलिमेंट को ये वाला कलर आएगा, थर्ड आने वाले एलिमेंट को ये वाला कलर मिलेगा। तो हमारा पेज जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। 5 डिव्स हमने क्रिएट किए हैं, सुंदर से देखने में लग रहे हैं, बॉर्डर दे रखा है, इनके ऊपर इनका नंबर भी लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मेरा फर्स्ट डिव है जिसके पास ID 1 है, इसको हम ट्रांसफॉर्म रोटेट करेंगे। तो यहाँ से अपना ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करते हैं। इसे ट्रांसफॉर्म रोटेट करने के लिए मैं लिख सकती हूँ ID 1 एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म रोटेट करने के लिए आई कैन राइट ट्रांसफॉर्म रोटेट कितने डिग्री, हम 45 डिग्रीज इसको रोटेट करना चाहते हैं एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, 45 डिग्रीज रोटेट हो गया है। 45 डिग्रीज इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि हमारी जो डिग्रीज है वो इस डायरेक्शन में काउंट हो रही है। तो रोटेशन की डायरेक्शन क्या रही, इसे अगर एक पल के लिए हटा दें तो यहाँ पर इसने ऊपर की साइड 45 डिग्रीज नहीं, इसने नीचे की साइड 45 डिग्रीज रोटेट किया है। तो यहाँ से एक छोटी सी लाइन आ जाएगी, ये मेरा 45 डिग्रीज बन जाएगा। तो अब मेरा जो एलिमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर से ये मेरी 45 डिग्रीज वाली लाइन जा रही है। तो ये रोटेशन हो गया 45 डिग्री से। मैं चाहूँ तो इसको 90 डिग्रीज भी रोटेट कर सकती हूँ। 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब है कि अगर हॉरिजॉन्टल था तो अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा। रिफ्रेश किया, कंप्लीटली वर्टिकल। हम चाहें तो इसे कंप्लीटली उल्टा भी रोटेट कर सकते हैं। उसके लिए लिखेंगे 180 सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, कंप्लीटली उल्टा रोटेट हो गया। कैसे पता चल रहा है, इसके अंदर के जो कंटेंट है, कंटेंट यानी इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा था, 1 लिखा था, वो भी पूरा रोटेट हो गया है। तो जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, चाहे उसको रोटेट कर रहे हैं, चाहे स्क्यू कर रहे हैं, चाहे ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो ट्रांसलेशन या वो पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उस आउटर एलिमेंट पर, डिव पर अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन पर अप्लाई नहीं होगा, उसके अंदर जितने भी कॉन्टेंट्स हैं उन सारे कॉन्टेंट्स को सेम तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब हम चाहें तो इसको नेगेटिव डिग्री भी दे सकते हैं, यानी अगर मैं इसे -45 दूं तो फिर जो ओरिजिनल डायरेक्शन हमने डिस्कस की थी उसमें रोटेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से टेढ़ा था, अब ऊपर की तरफ चला गया। -45 -90 दे दिया तो दोबारा से वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। लेट्स सपोज इसको हम 45 पर ही छोड़ देते हैं एंड बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी स्केल प्रॉपर्टी एंड ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होने वाली है। स्केल करने का मतलब है कि अभी जिस तरीके का, जिस साइज का मेरा एलिमेंट दिखाई देता है उसको अगर मैं 1 मान लूं तो स्केल में 0.5 कहने का मतलब होगा कि अभी जितना साइज है उससे साइज आधा हो जाए, और स्केल में 2 कहने का मतलब होगा कि अभी जितना साइज है उससे साइज डबल हो जाए। तो ट्रांसफॉर्म स्केल लिखकर हम अंदर अपना नंबर दे सकते हैं जो मेरे स्केल को डिफाइन करता है। तो 0.5 कहने का मतलब है एलिमेंट आधा हो जाएगा, 1.5 कहने का मतलब है एलिमेंट 1.5 टाइम्स हो जाएगा करंट स्केल से। अब ये जो मेरी स्केल है ये हम 2D पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 3D पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पर यूजुअली अभी 3D के हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो थोड़ी बेसिक चीजों पर स्टिक करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर ये मेरा एलिमेंट है तो इसे 0.5 टाइम्स या इसे 2 टाइम्स स्केल करने का मतलब होगा कि अगर x पार्ट इतना है तो नया वाला जो x पार्ट है वो इसका डबल हो जाए, मतलब इतना हो जाए। एंड अगर वर्टिकल में y पार्ट इतना है तो नए वाला जो y पार्ट हो जाए वो इसका डबल हो जाए। ये मेरा नए वाला y पार्ट है। तो मेरा जो बॉक्स दिखाई देगा इसके बाद, मतलब स्केल होने के बाद जो बॉक्स दिखाई देगा उसका साइज कुछ इस तरीके से x डायरेक्शन में भी स्केल हो जाएगा, y डायरेक्शन में भी स्केल हो जाएगा। ये मेरी x डायरेक्शन होती है ग्राफ के ऊपर, ये मेरा 2D प्लेन मैंने एक तरीके से बनाया है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ के अंदर हम सीखते आए थे, बट ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो बहुत आसान तरीका है समझने का कि एक तरीके से x तरफ से भी खींच दिया, y से भी खींच दिया, मतलब हाइट भी बढ़ा दी, विड्थ भी बढ़ा दी, तो साइज इंक्रीज हो गया ओवरऑल एलिमेंट का। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। हमारा जो नंबर 2 वाला डिव है, दिस इज माई नंबर 2 डिव, इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे 2, इसको लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल, लेट्स सपोज 0.5 रिफ्रेश। 0.5 से क्या हुआ, ये मेरा 2 वाला डिव था और ये साइज के अंदर छोटा तो हुआ पर उसके साथ साथ पूरा का पूरा हाफ हो गया। इसे अगर मुझे डबल करना है तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, सेव रिफ्रेश, तो ये डबल साइज का हो जाएगा। बट अभी के लिए इसे 0.5 पर हम छोड़ने वाले हैं, सेव एंड रिफ्रेश। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। अब हम चाहें तो इसे स्केल x और y डायरेक्शन के अलॉन्ग अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिख सकती हूँ
कि एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग तो आधा हो जाए और वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग डबल हो जाए। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो इससे क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट ये आया एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग आधा होने का मतलब विड्थ तो इसकी आधी हो गई है पर हाइट इसकी डबल हो गई है। एंड सेम चीज ऑपोजिट में भी कर सकते हैं, एक्स में डबल हो जाए एंड वाई डायरेक्शन में आधा, मतलब अब विड्थ डबल हो गई है एंड हाइट मेरी हाफ हो गई है। इनफैक्ट स्केल में हम एक और चीज यूज कर सकते हैं विच इज माई स्केल एक्स, कि सिर्फ मुझे एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग स्केल करना है तो इसे 0.5 इस तरीके से दे सकते हैं, तो सिर्फ विड्थ पर फर्क पड़ेगा, हाइट मेरी उतनी की उतनी रहेगी। एंड सेम चीज हम स्केल वाई के लिए कर सकते हैं कि मेरी विड्थ उतनी की उतनी रहेगी, बस मेरी हाइट हाफ हो जाएगी। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को हम डिफरेंट डायरेक्शंस के अलॉन्ग स्केल करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, यानी हम अपने एलिमेंट को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट करना मतलब उसे एक्स या उसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर देना। ये जो मूवमेंट होती है ट्रांसलेट की, ये सिर्फ 2D प्लेन के अलॉन्ग होती है, हमारी 3D प्लेन में मूवमेंट नहीं हो रही होती। तो 2D के अलॉन्ग अगर हमें मूव करना है तो हम अलग अलग यूनिट्स, यानी जितना भी डिस्टेंस हम मूव करना चाहते हैं, डिस्टेंस का यूनिट पिक्सेल्स भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है, एम्स भी हो सकता है, रेंज भी हो सकता है, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, पिक्सेल्स में इसे देखने वाले हैं। अपने इस थर्ड डिव की बात करते हैं। थर्ड डिव को लिखेंगे 3 एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसलेट करके। इसे ट्रांसलेट कितना करने वाले हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको 100 पिक्सेल्स कर देते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इसको 100 पिक्सेल्स कर देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये कुछ यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कैसे आया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 100 पिक्सेल्स, यानी यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा था तो अब 100 पिक्सेल्स दूर हो गया, एंड अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो अब 100 पिक्सेल्स नीचे हो गया। मैं चाहूँ तो सिर्फ एक्स के अलॉन्ग भी इसको कर सकती हूँ कि अगर मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसे ट्रांसलेट किया तो 100 पिक्सेल्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यानी हाइट तो वही है बट मेरी जो विड्थ है वो 100 पिक्सेल्स दूर से स्टार्ट हुई है। हम चाहें तो सेम चीज़ को लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार क्या करते हैं, इन सारे डिव्स को मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सेल्स ऑटो, सेव रिफ्रेश। तो सारे के सारे सेंटर में आ गए। अभी मेरा डिव कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्योंकि 100 पिक्सेल्स पॉजिटिव दिया है मैंने इसको, बट मैं चाहूँ तो इसको -100 पिक्सेल्स देकर कहाँ ट्रांसलेट कर सकती हूँ, लेफ्ट डायरेक्शन में। रिफ्रेश एंड अब ये लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया। तो जब भी मुझे मूव करना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है तो ट्रांसलेट एक्स, नहीं तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो ट्रांसलेट वाई, दोनों को साथ में करना है तो सिर्फ ट्रांसलेट को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी स्क्यू प्रॉपर्टी, और स्क्यू भी हम डिग्रीज में कर रहे होंगे। स्क्यू करने का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा भी समझते हैं। अपने फोर्थ डिव के ऊपर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज ट्रांसफॉर्म स्क्यू, हम स्क्यू करने वाले हैं 30 डिग्रीज एंड रिफ्रेश। तो ये फोर्थ वाला जो डिव है ये क्या हुआ, ये कुछ डायरेक्शन टेढ़ा हो गया है। तो इस तरीके का जो चेंज आता है मेरे एलिमेंट्स के अंदर, इसको हम कहते हैं स्क्यूड एलिमेंट, जो थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाता है उसको स्क्यूड कहा जाता है। अब ये 30 डिग्री स्क्यूड हुआ है, हम चाहे तो इसको -30 डिग्रीज भी कर सकते हैं, सेव रिफ्रेश। तो ये थोड़ा सा लेफ्ट की डायरेक्शन की तरफ टिल्ट करेगा। हम चाहे तो इसको -90 भी कर सकते हैं, सेव रिफ्रेश। तो -90 जैसे ही किया, -90 करने से क्या हुआ, स्क्यूड कहने का मतलब एक तरीके से आप दोनों डायरेक्शन से खींच रहे हैं अपनी साइड्स को, एंड जैसे ही उसे -90 की तरफ खींचा जाता है वैसे ही मेरा एलिमेंट गायब हो जाता है, क्योंकि खींचकर एक सिंगल पॉइंट बना दिया हमने पूरे के पूरे अपने डिव को। तो -90 या 90 करना विल नॉट बी अ गुड आइडिया, इसे 30 डिग्रीज पर हम छोड़ देते हैं, रिफ्रेश। ये मेरा स्क्यूड है। एंड एक चीज हम कंटिन्यूअसली नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अगर मैंने स्क्यू किया है तो मेरे अंदर का कंटेंट यानी ये 4 भी स्क्यूड प्रेजेंट हुआ है, ये 3 भी लेफ्ट की तरफ ट्रांसलेट हो गया है। इस 2 की बात करें तो ये भी स्केल होकर 0.5 हो गया है। तो सारी की सारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज सारे कंटेंट पर भी अप्लाई करती हैं। अब ये तो हमने चारों प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, पर इसके साथ साथ इन चारों प्रॉपर्टीज को हम साथ में भी एक सिंगल एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये जो मेरा फिफ्थ डिव है, इसको मैं चाहती हूँ ये रोटेट भी हो जाए और ट्रांसलेट भी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं लिख सकती हूँ 5 एंड हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म। इसे सबसे पहले रोटेशन दे देंगे, रोटेट। लेट्स सपोज 30 डिग्री से इसे रोटेट करवाना है, साथ के साथ ट्रांसलेट भी करवाना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, कितना 150 पिक्सेल्स, सेव रिफ्रेश। तो ये 5 सबसे पहले तो यहाँ पर आया, मतलब थोड़ा सा राइट की तरफ आया, एंड उसके बाद ये क्या हुआ 30 डिग्रीज रोटेट हुआ है। तो इस तरीके से एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करके हम और भी डिफरेंट एनिमेशंस हैं जिनको अपने CSS के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इनमें से एक को हम आगे जाके डिटेल में भी क्रिएट करेंगे, नहीं तो आप भी खुद से थोड़ी सी जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसको करके अपने एलिमेंट्स के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं। अब यूजुअली इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज की जो अलग अलग फॉर्म होती है, जैसे स्केल के अंदर और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, स्केल 3D में मिलेगा, रोटेट के अंदर और ऑप्शंस मिलेंगे। इस तरीके के ऑप्शंस जनरली हम उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल हम फुल टाइम ही CSS या फुल टाइम ही अपनी डिजाइनिंग का काम करें, एलिमेंट्स को डिजाइन करने का काम करें। बट आप चाहें तो खुद से उन सारी चीजों को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये है मेरी बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी। अभी तक हमने क्या किया है, मेरा जो भी बॉक्स होता था या जो भी एलिमेंट होता था उसके ऊपर हमने बॉर्डर को पढ़ा है। बॉर्डर को पढ़ने का मतलब है कि एक आउटलाइन होगी जो इसके लिए क्रिएट हो जाएगी, पर साथ के साथ एक शैडो भी हो सकती है जिसको हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मुझे इसके अराउंड एक शैडो टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, शैडो आई होप सबको पता है, छाया को शैडो कहते हैं, तो उस चीज को भी हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। तो इट एड्स शैडो इफेक्ट अराउंड एन एलिमेंट्स फ्रेम। फ्रेम यानी जो भी मेरे एलिमेंट की बाउंड्री है उसके अराउंड एक शैडो आ जाएगी। तो बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी में 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको भी शॉर्ट हैंड की तरह हम इमेजिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं, सबसे पहले हम अपने एक्स ऑफसेट को बताते हैं। एक्स ऑफसेट कहने का मतलब कि जो मेरी शैडो होगी वो एक्स से कितने डिस्टेंस पर होगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। फिर हम अपना वाई ऑफसेट बताते हैं। वाई ऑफसेट यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितने डिस्टेंस पर होने वाली है। 10 पिक्सल से क्या बताएंगे, ये मेरे ब्लर की रेडियस बताता है, यानी जो भी शैडो मेरी क्रिएट होती है, शैडो हमेशा एलिमेंट जितनी क्लियर नहीं दिखती। हम अपनी शैडो का एग्जांपल ले लें तो जितने क्लियर हम एक इंसान को देखेंगे उसकी जो परछाई होगी वो उतनी क्लियर नहीं दिखती, हमें थोड़ी सी ब्लर्ड दिखाई देती है। तो ब्लर रेडियस बताता है कि कितनी ज्यादा ब्लडनेस आएगी या कितना ज्यादा फैल कर वो शैडो प्रोड्यूस होने वाली है। अगर यहाँ पर 2 पिक्सल्स होता तो कम ब्लड होती, 10 पिक्सल्स है तो ज्यादा ब्लड होगी और ज्यादा डिस्टेंस पर मेरी शैडो दिखाई देगी। एंड ग्रीन क्या है, ग्रीन मेरी शैडो का कलर मुझे बताता है। तो अभी के लिए बॉक्स शैडो में हम इन 4 चीजों को पढ़ने वाले हैं। एक बार इनको एक डिव के ऊपर अप्लाई करके भी देखते हैं। index.html के अंदर हम इन सारे डिव्स को डिलीट कर देते हैं।
ये सेक्शन को भी हटा देते हैं एंड अभी के लिए एक सिंपल डिव लेंगे, इसकी आईडी भी इनफैक्ट हम हटा सकते हैं। दिस इज माय बॉक्स सेव एंड इस बॉक्स के लिए ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को हटा देते हैं, सेक्शन को भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से, सेव रिफ्रेश। तो अभी के लिए मेरा बॉक्स कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस बॉक्स के लिए बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं, हम बॉर्डर को भी हटा देते हैं, सेव रिफ्रेश। अब मेरा बॉक्स कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस बॉक्स को हम एक बॉक्स शैडो देने वाले हैं। तो बॉक्स शैडो के लिए सबसे पहले एक्स ऑफसेट देंगे जो हो सकता है 2 पिक्सल्स, वाई ऑफसेट 2 पिक्सल्स। उसके बाद मुझे ब्लर रेडियस देनी है कि कितने ब्लर मेरा फैलना चाहिए, तो 8 पिक्सल्स दे देते हैं एंड कौन से कलर का मेरा ब्लर होना चाहिए। तो अभी के लिए इसे येलो कलर का मैं ब्लर देने वाली हूँ, सेव रिफ्रेश। तो ये एक ब्लर्ड चीज, जूम कर लेते हैं, एक ब्लर इफेक्ट पूरा का पूरा, यानी पूरी एक शैडो क्रिएट हो गई। और ये शैडो का कलर क्या है, ये शैडो का कलर येलो कलर का है जो मेरे पूरे बॉक्स की बाउंड्री के अराउंड मुझे दिखाई दे रही है। एक्स एक्सिस से इसका ऑफसेट 2 पिक्सल्स है एंड वाई एक्सिस से इसका ऑफसेट 2 पिक्सल्स है। इस तरीके से क्रिएट हुई है। हम चाहें तो इसे थोड़ा सा और नेचुरल बनाने के लिए शैडो का कलर ब्लैक रख सकते हैं, रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके की शैडो मुझे दिखाई देगी। तो जब भी हमारी वेब पेज के ऊपर CSS को यूज करके मुझे एक एलिमेंट है जिसको मुझे स्क्रीन से थोड़ा सा आउटर की तरफ, बाहर की तरफ दिखाना होता है, तो उस केस में हम अपने एलिमेंट को एक बॉक्स शैडो दे सकते हैं। तो बॉक्स शैडो कुछ इस तरीके का 3D इफेक्ट मेरे लिए क्रिएट करेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं CSS के अंदर बैकग्राउंड इमेज के बारे में। तो अभी तक हमने सीखा है कि एलिमेंट्स के बैकग्राउंड में उनका कलर कैसे चेंज करना है, बट हम एक्चुअली किसी इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का। उसके बाद हम लिखते हैं URL एंड फिर हम उस URL को पेस्ट करते हैं जो हमारी इमेज की तरफ डायरेक्ट करता है। तो एक बार ट्राई करते हैं। हमने क्या किया है, हमने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड इमेज जो है वो डाउनलोड करके सेम फोल्डर के अंदर डाली हुई है। ये रॉयल्टी फ्री, कॉपीराइट फ्री इमेज है। आप ऐसी कई इमेजेस हैं जो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, पर कई बार इमेजेस के ऊपर कॉपीराइट होता है। तो अनस्प्लैश एक वेबसाइट है एंड इनफैक्ट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं नाम आपको लिखकर बता देती हूँ। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इसके अलावा भी जो आपको कॉपीराइट या रॉयल्टी फ्री इमेजेस डाउनलोड करने के लिए अलाउ करती हैं। उसके साथ साथ हमने index.html फाइल बनाई है, उसके अंदर div एलिमेंट बनाया है। style.css से हमने इसे इनिशियल स्टाइलिंग दी है जिसमें मेरी विड्थ है, हाइट है, बैकग्राउंड कलर मैंने दिया है, मार्जिन 10 पिक्सेल्स ऑटो दी है, सेंटर कर दिया एलिमेंट को एंड कुछ इस तरीके का पेज मुझे अभी दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रीन वाली मेरी स्पेस है यानी div है जो पूरा, इसके बैकग्राउंड में हम अपनी बैकग्राउंड इमेज सेट करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए मेरा जो div है उसके स्टाइल में मुझे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड इमेज एंड उसके बाद हम लिखेंगे URL के जो पैरेंथेसिस हैं यानी कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर अब मुझे पूरी इमेज का URL लिखना है। अभी जो URL है दैट इज bg background-image.jpg, सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो मेरी बैकग्राउंड इमेज अभी कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है एंड एक चीज हमने क्लियरली नोटिस की होगी कि जो ओरिजिनल इमेज है वो इस तरीके की है जिसमें पूरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी ब्लर्ड आउट और जूम्ड इन टाइप हम मुझे लग रही है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो इमेज हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या कहीं से भी एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि उसका साइज हमारे एलिमेंट के साथ बिल्कुल फिट हो। इसीलिए हम एक और प्रॉपर्टी को सीखते हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड साइज। अब बैकग्राउंड साइज में हम 3 पर्टिकुलर वैल्यूज डाल सकते हैं, एक है मेरी कंटेन, एक है मेरी कवर, एक है मेरी ऑटो। इन तीनों का अलग अलग मतलब होता है। कंटेन कहने का मतलब है कि जो भी इमेज हम एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट कर रहे हैं और वो अगर पूरी की पूरी फिट नहीं होती तो उसको फिट कराया जाएगा कैसे, ना तो हम उसे क्रॉप करेंगे ना फिर उसे स्केल करेंगे। क्रॉप करना यानी उसे काट देना, ना हम विड्थ अगर बड़ी रह गई या छोटी रह गई तो ना ही उसे क्रॉप करके कट किया जाएगा, ना ही उसे स्केल करके बड़ा या छोटा किया जाएगा। उसे क्या कर देंगे, फिल करने के लिए एरिया को उसे रिपीट कर देंगे। कवर का मतलब होता है कि हम अपनी इमेज को क्रॉप कर देंगे बट उसे स्केल नहीं करेंगे, मतलब इमेज को हम बड़ा या छोटा नहीं करेंगे, हम उसे सिंपली क्या करेंगे, कट कर देंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर फिट इन करने के लिए। और ऑटो का मतलब होता है कि हमारी जो इमेज है वो स्ट्रेच हो जाएगी, यानी वो खिंचकर, स्ट्रेच होकर, स्केल होकर अपने पूरे के पूरे जो एलिमेंट है उसके बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगी। इन तीनों को एक एक बार हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, style.css के अंदर बैकग्राउंड साइज को सेट करने वाले हैं एज कंटेन, सेव एंड रिफ्रेश। तो कंटेन करने से क्या हुआ, क्योंकि मेरा डिव साइज में बड़ा है और पूरी की पूरी इमेज इसके ऊपर नहीं आ सकती, तो ओरिजिनल जो इमेज का साइज है वो वैसे का वैसा आ जाएगा, बट पूरे डिव को भरने के लिए उसी इमेज को रिपीट कर दिया जाएगा। तो ये इमेज 3 टाइम रिपीट हो गई है। अगर इसकी विड्थ थोड़ी सी कम होती, लेट्स सपोज इसकी विड्थ होती 200 पिक्सेल्स, रिफ्रेश, तो इसके लिए इमेज जो है एक बार कंप्लीट आई है, उसके बाद आधी रिपीट हुई है। तो इमेज रिपीट होकर हम अपने एलिमेंट को भरते हैं। कंटेन की जगह अगर हम कवर यूज कर रहे होते तो यहाँ पर कवर कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो कवर में क्या हुआ, मेरी इमेज जो है उसको हमने क्रॉप कर दिया, यानी नीचे से हमने अपनी इमेज को क्रॉप करके यहाँ पर लगा दिया है एंड यहीं पर अगर हम ऑटो कर देते, सेव रिफ्रेश, तो क्या हुआ, मेरी इमेज थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हो जाती अपने एलिमेंट को फिल करने के लिए एंड वो आपको ब्लड भी दिखाई देगी। तो मोस्टली केसेस के अंदर हम क्या यूज कर रहे होंगे बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए, हम कवर प्रॉपर्टी को यूज कर रहे होंगे क्योंकि इससे बेस्ट तरीके से हम अपनी इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अब चाहूँ तो इस बैकग्राउंड के ऊपर हम कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, माई बॉक्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ ब्लैक के अंदर दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ कलर दे देते हैं टू व्हाइट, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से ये मेरा बैकग्राउंड आ गया एंड इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट या कोई भी एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं एक कार्ड हवर इफेक्ट, यानी मैंने क्या किया है, स्क्रीन पर हम 2 कार्ड्स को क्रिएट करेंगे। ये मेरा फर्स्ट कार्ड हो गया, ये मेरा सेकंड कार्ड हो गया एंड जैसे ही इस कार्ड के ऊपर एक इमेज है, नीचे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, नेम दिखाई दे रहा है, पोजीशन दिखाई दे रही है, इसकी एक पर्टिकुलर शेप मुझे दिखाई दे रही है। ऊपर जो है ये हाफ कार्ड मेरा इमेज होने वाला है, इसके नीचे इन्फॉर्मेशन होने वाली है। जैसे इस पर हम हवर कर रहे हैं, इसकी शैडो थोड़ी सी हमारे पास चेंज होकर आ रही है। तो इनिशियली कार्ड को कुछ शैडो हमने दी हुई है एक 3D इफेक्ट बनाने के लिए, पर जैसे उस पर हवर भी कर रहे हैं वैसे ऐसा लग रहा है कि वो स्क्रीन से और थोड़ा सा बाहर उठकर आ रहा है। तो इस तरीके का इफेक्ट, इस तरीके के कार्ड्स हम अपनी स्क्रीन के ऊपर शुरुआत से क्रिएट करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमने क्या किया, index.html के अंदर बहुत
बेसिक सी कुछ चीजें ऐड करके रखी हैं, यानी मैंने अपना फर्स्ट कार्ड का HTML लिखा हुआ है एंड हमने अपने सेकंड कार्ड की HTML कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड के अंदर पहले तो हमने क्लास कार्ड दे दिए दोनों कार्ड्स को, आउटर डिव को। डिव के अंदर हमने एक इमेज डाली है। फर्स्ट जो इमेज है वो मैन की इमेज है, कुछ इस तरीके की इमेज हमने ले रखी है, इंटरनेट से डाउनलोड की है। आप भी कोई भी सिंपल इमेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड कार्ड के अंदर जो हमने इमेज ऐड की है वो दिस इज अ वुमेन्स इमेज, तो इस तरीके की इमेज हमने ऐड की है। उसके बाद एक डिव बनाया है जिसको क्लास हमने दी है डिस्क्रिप्शन, तो DESC लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हेडिंग 3 H3 के अंदर नाम लिखा है और पैराग्राफ टैग के अंदर हमने डेटा एनालिस्ट लिखा है। सिमिलरली सेकंड कार्ड का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर H3 के अंदर नाम लिखा है एंड पैराग्राफ के अंदर पोजीशन लिखी है। तो ये हमने बेसिक टेम्पलेट बनाया है। अभी style.css के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, ऑल्दो दोनों फाइल्स लिंक्ड है। देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा। हमारा जो वेब पेज है अभी उस पर जो इमेज है वो ना सही साइज की है, वो काफी बड़ी इमेज है, कुछ इस तरीके की बड़ी सी इमेज दिखाई देगी। ये मेरी H3 हेडिंग इस तरीके से, क्योंकि डिव्स ही क्रिएट किए हैं, अभी उनको इनलाइन ब्लॉक भी नहीं बनाया कि वो सेम लाइन के अंदर आ जाए। तो अब हम पूरी स्टाइल इस चीज के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कार्ड्स की स्टाइल की। तो डॉट कार्ड करके हम एक्सेस करेंगे अपनी कार्ड क्लास को। सबसे पहले तो हम इन्हें विड्थ दे सकते हैं, लेट्स सपोज इन्हें विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सेल्स एंड हाइट भी हम दे सकते हैं 200 पिक्सेल्स के इक्वल। सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से अपर जो डिव है उसको जब हमने विड्थ दी है 200 पिक्सेल्स एंड हाइट 200 पिक्सेल्स पर लिमिट हो गई, पर नीचे वाली इमेज अभी स्ट्रेच कर रही है। तो इमेज को रीसाइज करने के लिए मैं लिख सकती हूँ इमेज टैग एंड उसके लिए हम अपनी विड्थ को कर देंगे 100% के इक्वल। विड्थ को 100% के इक्वल करने का मतलब होगा कि कंटेनर की पेरेंट की जो विड्थ है उतनी ही विड्थ इमेज की हो जाए। HTML के अंदर इमेज वाला जो टैग है उसका पेरेंट कौन है, ये वाला डिव। इस डिव को हमने कितनी विड्थ दी है 200 पिक्सेल्स, तो इमेज की भी विड्थ हो जाएगी मेरे पास 200 पिक्सेल्स। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे 2 कार्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। अभी के लिए टेम्परेरीली हम चाहें तो इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो बॉर्डर हम दे सकते हैं 2 पिक्सेल्स सॉलिड ब्लैक, ताकि हमें पता चल जाए क्या बाउंड्री है। तो ये मेरा फर्स्ट कार्ड है, ये मेरा सेकंड कार्ड है। दोनों कार्ड को सेम लाइन में लाने के लिए मुझे क्या करना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरे दोनों कार्ड्स आ गए हैं। इनको हम एक मार्जिन भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज मार्जिन हम रखते हैं 10 पिक्सेल्स के इक्वल। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा फर्स्ट कार्ड आ गया, ये मेरा सेकंड कार्ड आ गया। अब हमें जो कार्ड्स बनाने हैं उसको हमें ऊपर और नीचे से थोड़ा सा कर्व रखना है। तो इनके कर्व्स देने के लिए हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। कार्ड को अगर मुझे कर्व देना है तो आई कैन राइट बॉर्डर रेडियस। चारों कॉर्नर्स के लिए बॉर्डर रेडियस हम रख सकते हैं 5 पिक्सेल्स के इक्वल। सेव एंड रिफ्रेश। अब यहाँ पर क्या हुआ, बॉर्डर रेडियस से ये थोड़ा सा जूम इन करते हैं, मेरा जो बॉक्स है उसे तो रेडियस मिल गई, पर ये मेरी जो इमेज है इसे रेडियस नहीं मिली। यानी इस इमेज को भी मुझे अपर लेफ्ट और अपर राइट से अब कर्व्ड करना पड़ेगा। तो इमेज के जो बॉर्डर्स हैं उसमें नीचे वाले बॉटम वाले बॉर्डर्स के लिए मुझे इमेज रेडियस सेट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वालों के लिए करने की जरूरत है। तो इसीलिए इमेज के लिए हम जाकर इसकी बॉर्डर रेडियस सेट कर देंगे। कितनी सेट कर देंगे, बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होती है तो वहां से 5 पिक्सेल्स, फिर टॉप राइट पे भी 5 पिक्सेल्स, फिर 0 एंड 0। सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से यहाँ से भी कर्व्ड हो गया, थोड़ा सा इसे नॉर्मल साइज पर ले आते हैं। तो ये मेरा बॉर्डर यहाँ से भी कर्व्ड हो गया है, नीचे से कर्व नहीं हुआ, तो पूरी पिक्चर अब जो है अंदर फिट इन हो रही है। अब क्या करेंगे, जो मेरा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी हम पैडिंग ऐड करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा लेफ्ट की तरफ अलाइन हो रहा है, तो थोड़ा सा 2 पिक्सेल्स की हम पैडिंग ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर पैडिंग ऐड करने के लिए आई कैन राइट डिस्क्रिप्शन एंड उसके अंदर पैडिंग को हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले टॉप से कोई पैडिंग मुझे नहीं चाहिए तो 0, राइट से चाहिए विच इज 2 पिक्सेल्स, बॉटम से भी नहीं चाहिए एंड लेफ्ट से चाहिए 2 पिक्सेल्स। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हल्का सा राइट की तरफ हो गया, तो बेटर तरीके से मेरा कंटेंट मुझे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इसकी बॉक्स शैडो की। शैडो ऐड करने के लिए मुझे बॉक्स शैडो जो प्रॉपर्टी है उसे यूज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो को हम कैसे लिखते थे, सबसे पहले x और y का हम ऑफसेट लिखेंगे कि x से कितना दूर और y से कितना दूर मेरी जो शैडो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो रैंडमली हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमने लिया 2 पिक्सेल्स एंड 4 पिक्सेल्स एंड उसके बाद ब्लर कितनी होनी चाहिए, लेट्स सपोज यहाँ 8 पिक्सेल्स ले लेते हैं और कौन से कलर की शैडो, मुझे ब्लैक कलर की शैडो चाहिए। इसको कर लेते हैं सेव रिफ्रेश। तो एक शैडो मुझे दिखाई दे रही है। अब अगर हम चाहते हैं ये और ज़्यादा ब्लर्ड हो जाए तो यहाँ 8 की जगह अगर मैं 18 कर दूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर्ड हो जाएगी। तो ब्लरनेस जो है और ज़्यादा फैल गई, बट इतनी ज़्यादा फैली हुई अभी नहीं चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा एक्स ऑफसेट कम हो जाए तो इसको हम 0 भी रख सकते हैं, पिक्सेल्स हटा सकते हैं। सेव रिफ्रेश। तो क्या होगी, नीचे की तरफ मुझे ज़्यादा गहरी जो शैडो है वो दिखाई देने लग जाएगी। अब हम चाहते हैं इस कार्ड की जो शैडो वो और ज़्यादा फैल जाए जैसे ही हम इस पर हवर करें, तो उसके लिए हम अपना इफेक्ट ऐड कर सकते हैं डॉट कार्ड पर। जैसे ही हवर किया जाए वैसे ही क्या हो जाए शैडो के साथ, इस बॉक्स शैडो को कॉपी करके हम कर सकते हैं पेस्ट। वैसे ही मैं चाहती हूँ शैडो मेरी डबल हो जाए, तो 8 पिक्सेल्स यहाँ 16 पिक्सेल्स कर देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब जैसे ही मैंने कार्ड पर हवर किया वो और बाहर की तरफ आ रहा है एंड मेरी शैडो स्प्रेड हो रही है, यहाँ पे भी और बाहर की तरफ आ रहा है और मेरी शैडो स्प्रेड हो रही है। तो इस तरीके से वो जो हवर वाला इफेक्ट है उसको हम लेकर आ सकते हैं। एंड हम चाहते हैं ये इफेक्ट और ज़्यादा स्मूथ हो जाए तो हम इस पर ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख सकती हूँ ट्रांजिशन में अगर मैं 2 सेकंड्स लिखती हूँ तो वो और ज़्यादा स्मूथ इफेक्ट मुझे देगा। यानी इस पर मैं हवर करूँगी तो ये धीरे से उठ कर आएगा, ये भी धीरे से उठ कर आएगा। 2 सेकंड्स की जगह अगर इसको 1 सेकंड करें तो रिफ्रेश, ये काफ़ी स्मूथ इफेक्ट अब मुझे मिल रहा है हवर का, कि अचानक से नहीं हो रहा हवर करके शैडो, वो धीरे धीरे कार्ड जो है 3D इफेक्ट देकर मुझे स्क्रीन से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम अपने कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर हवर इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहें तो ट्रांजिशन में इस ब्लैक से हम किसी और, लेट्स सपोज हमें ग्रीन की तरफ जाना है तो इस कलर की तरफ या गोल्डन की तरफ, गोल्डन रॉड की तरफ अगर जाना है तो अब हवर करने से क्या होगा, थोड़े से कार्ड का जो बैकग्राउंड है शैडो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें भी हम कर सकते हैं। यूजुअली ये जो इफेक्ट्स है कार्ड्स के अंदर, ये 3D इफेक्ट या फिर बटन्स के अंदर हमें कई सारी वेबसाइट्स पर देखने को मिलता है। तो आई होप कि CSS के अंदर अभी तक जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उतने आपको काफी अच्छे लगे होंगे। एंड इनफैक्ट जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना डेवलपमेंट के अंदर, चाहे कुछ भी सीख रहे हैं, उसको जरूर थोड़ा सा खुद उसका एक्सपेरिमेंटेशन करके तोड़ मरोड़ करके उसको ट्राई जरूर करना है। क्योंकि उससे एक फायदा होगा, क्या फायदा होगा कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना कहीं छोटी मोटी हमारी गलतियां होंगी, उससे हमारे एरर्स आएंगे और फिर हमें रियलाइज होगा कि एक्चुअल में जब हम रियल लाइफ डेवलपमेंट करने बैठेंगे, कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे, खुद के
खुद टाइम लगाकर प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, तो उसमें भी हमारे पास कई बार ऐसा होगा कि गलतियां आएंगी, एरर्स आएंगे, वार्निंग्स आएंगी। तो वो सारी चीजें समझना और उन एरर्स को सॉल्व करना, उनको ओवरकम करना, बग्स को पहचानना, वो सारी चीजें तभी बिल्ड होंगी जब हम लेक्चर तो देखेंगे पर उसके साथ साथ खुद एक्सपेरिमेंटेशन करके नई नई चीजों को अपने टाइम पर ट्राई करेंगे। अब जिस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे ये है मेरी पोजीशन प्रॉपर्टी, एंड फ्रैंकली जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए सबसे कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी होती है, पर धीरे धीरे इसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम समझने वाले हैं। तो पोजीशन सीएसएस की ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट के लिए बताती है कि पूरे डॉक्यूमेंट में उसकी